सोचो, तुम्हारी परफेक्ट लव स्टोरी एक दिन अचानक ही सबसे भयानक नाइटमेयर में बदल जाए। तुम्हारी बीवी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाए और धीरे धीरे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा करने लगे। मीडिया तुम्हें एक कोल्ड ब्लडेड किलर की तरह पेश करने लगे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही हो। गॉन गर्ल सिर्फ एक मिसिंग केस नहीं, बल्कि मैनिपुलेशन, डिसेप्शन और ट्विस्टेड माइंड गेम्स की कहानी है, जहां हर मोड़ पर सच और झूठ के बीच की लकीर धुंधली होती जाती है। निक के काम सुबह की तरह उठता है, लेकिन उसके मन में हलचल है। आज उसकी शादी की 5वीं सालगिरह है, पर यह दिन अब उसके लिए किसी सेलिब्रेशन से ज्यादा एक रिमाइंडर बन चुका है, याद दिलाने के लिए कि उसकी शादीशुदा जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वो अपनी बहन मर्गो के बार में जाता है, एक बियर खोलता है और अपनी परेशानियों को खुलकर बयां करता है। संभव है कि मैं जल्द ही तलाक ले लूं, वो कहता है। उसकी आवाज में एक अजीब सा खालीपन होता है। मर्गो उसे गौर से देखती है, पर कुछ नहीं कहती। निक आगे बताता है कि एमी की एक अजीब आदत है, हर सालगिरह पर वो एक खेल खेलती है, एक तरह का ट्रेजर हंट, जहां वो छोटे छोटे क्लूज छोड़ती है और निक को उनका पीछा करते हुए एक हिडन गिफ्ट तक पहुंचना होता है। लेकिन अब जब उनकी शादी में प्यार और एक्साइटमेंट की जगह बोरियत और कड़वाहट ने ले ली है, ये खेल भी उसे बस एक फॉर्मेलिटी जैसा लगता है। निक बार से घर लौटता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर दौड़ जाती है। लिविंग रूम का नजारा बदला हुआ है, टेबल टूटी हुई, कांच के टुकड़े बिखरे हुए, और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज, एमी कहीं नहीं दिख रही। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, कुछ सही नहीं लग रहा। वो तुरंत पुलिस को बुलाता है। जासूस जब घर का मुआयना करते हैं, तो धीरे धीरे शक की सुई खुद निक की तरफ घूमने लगती है, क्योंकि हर सबूत यही दिखाता है कि एमी अचानक नहीं गई, बल्कि कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन साथ ही पुलिस को एक और चीज महसूस होती है, और एमी की शादीशुदा जिंदगी उतनी परफेक्ट नहीं थी जितनी बाहर से दिखती थी। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा दिमागी खेल जिसमें हर चीज परफेक्ट प्लान की गई थी, पर किसके द्वारा? एमी सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि असल में भी बहुत फेमस थी। उसकी डिसअपीयरेंस ने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या निक इसमें शामिल है? जासूस को उस पर पहले से ही शक था, इसलिए वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहाँ घंटों तक इंटेरोगेशन चलता है। तुम्हारी शादी कैसी थी? एमी के साथ तुम्हारा लास्ट कॉन्वर्सेशन क्या था? लेकिन निक, उसके जवाब अजीब होते हैं, सीधे नहीं, थोड़े टेढ़े, थोड़े उलझे हुए, और यही बात उसे और भी सस्पिशियस बना देती है। मीडिया इस केस को हाथों हाथ ले लेता है। टीवी स्क्रीन्स पर सिर्फ एमी और निक की स्टोरी चल रही थी। हर कोई स्पेकुलेट कर रहा था, क्या उसने पैसों की लालच में अपनी वाइफ को गायब किया? ये रूमर और भी जोर पकड़ने लगती है जब लोग उसकी बहन मर्गो को भी इसमें घसीटने लगते हैं। निक जब घर लौटता है तो सब कुछ उसे यादों के समंदर में धकेल देता है। उसे एमी की हंसी याद आती है, उसके साथ बिताए गए हैप्पी मोमेंट्स, लेकिन फिर वो दिन भी जब सब कुछ गिरने लगा था। एमी सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो बहुत रिच भी थी। जब कंट्री फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरी तो दोनों की जॉब्स चली गईं। वो एक लग्जूरियस लाइफ से एक स्ट्रगलिंग लाइफ में आ गए थे। और फिर निक की मॉम बीमार पड़ गईं। निक को अपने होम टाउन जाना पड़ा, लेकिन उसने इस बारे में एमी से ना कोई डिस्कशन की, ना ही उसकी परमिशन ली। एमी ने निक के फैसले को नापसंद किया था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ चली गई। शायद उसे लगा था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद निक की मां का निधन हो गया। ये उनके लिए एक और बड़ा झटका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि निक यहीं रुक गया। वो अपने घर वापस नहीं लौटा, नहीं उसने कुछ बदलने की कोशिश की। धीरे धीरे निक एक ऐसे इंसान में बदल गया जिसे ना तो काम करने की मोटिवेशन थी और ना ही अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की इच्छा। एमी को एहसास हुआ कि निक को संभालना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए उसने उसके लिए एक बार खोल दी, जिसे वो अपनी बहन मर्गो के साथ चलाने लगा। लेकिन निक अब पहले जैसा नहीं था। वो खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर करने लगा, काम से बचने लगा, और इसी के साथ उनका रिश्ता भी बिखरने लगा। फिर वो दिन भी आए जब दोनों के बीच की लड़ाइयां इतनी इंटेंस हो गईं कि निक ने एमी पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। उनके रिश्ते में प्यार की जगह अब नफरत और गुस्से ने ले ली थी। लेकिन इसी दौरान निक को एक स्कूल में राइटिंग टीचर की जॉब मिल गई। यहीं उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। पहले बातचीत होती है, फिर दोस्ती, और फिर कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में लौटती है, जहां जासूस को निक के घर में ऐसे सुराग मिलते हैं जो उसे और भी ज्यादा सस्पिशियस बना देते हैं। घर की तलाशी लेते वक्त उसे वहां खून के धब्बे नजर आते हैं। ये एक ऐसा सबूत था जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। इसी दौरान पड़ोसियों से एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। एमी खुद को निक की वाइफ मानने को तैयार नहीं थी। उनकी शादी सिर्फ कागजों पर थी, लेकिन हकीकत में वो पूरी तरह टूट चुकी थी। और शायद इसी डर से एमी ने कुछ समय पहले खुद के लिए एक पिस्तौल भी खरीद ली थी। जासूस जब बाथरूम की जांच करता है तो उसे वहां एमी के डीएनए सैंपल्स मिलते हैं। बिना वक्त गवाए वो इन्हें फोरेंसिक लैब में भेज देता है, और जब रिपोर्ट उसके हाथ में आती है तो उसमें जो लिखा होता है वो इस पूरे केस की दिशा ही बदल सकता था। रिपोर्ट में सामने आया कि एमी प्रेग्नेंट थी। ये सुनते ही पुलिस का शक निक पर और गहरा हो गया। लेकिन जब निक को ये बात बताई गई तो उसने सीधे इनकार कर दिया। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। ये पॉसिबल ही नहीं है, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, वो बच्चा नहीं कर सकती। जासूस की नजरें उस पर जमी रहीं।
निक के जवाब में एक बेचैनी थी और ये चीज उसे और भी संदिग्ध बना रही थी। अब मोहल्ले में एक और प्रेग्नेंट औरत सामने आई जो खुद को एमी की अच्छी दोस्त बता रही थी। उसने कहा कि एमी हमेशा से एक बच्चा चाहती थी, लेकिन निक इसके लिए तैयार नहीं था। निक का दिमाग घूम गया। इम्पॉसिबल, एमी कभी इस औरत से बात नहीं करती थी, दोस्ती तो बहुत दूर की बात है। उसे लगा कि कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है। उसने ये बात जासूस को बताई, लेकिन जासूस अब उसकी किसी भी सफाई पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। इसी बीच पुलिस को एमी की एक डायरी मिलती है। जैसे ही जासूस उसे पलटता है, उसमें लिखी बातें उसकी आंखें चौड़ी कर देती हैं। निक की जान खतरे में है, लेकिन खतरा कहां से था और क्यों? पुलिस को अब एक और बड़ा सुराग मिलता है, कुछ ऐसा जो निक को सीधे कटघरे में खड़ा कर सकता था। निकोलस ने अपनी पत्नी को मार डाला या फिर उसे खुद गायब कर दिया। लेकिन तभी कहानी एक शॉकिंग ट्विस्ट लेती है। एक गाड़ी तेज रफ्तार में चल रही है। ड्राइवर की शक्ल साफ नहीं दिखती, लेकिन जब कैमरा पास आता है तो ये कोई और नहीं बल्कि एमी थी, जिंदा और एक नए रूप में। उसने अपनी पहचान पूरी तरह बदल ली थी। गाड़ी चलाते हुए उसकी आंखें अतीत में चली गईं। उसे वो रात याद आई जब वो एक बार में निक से मिलने गई थी और वहां उसने निक को उसकी स्टूडेंट के साथ देखा था। वो दोनों बाहर खड़े थे, एक दूसरे के बहुत करीब। एमी की नजरें उनके बीच के रिश्ते को साफ देख सकती थीं। उसका दिल डूब गया था। उसने निक को हमेशा सपोर्ट किया था, उसके हर फैसले के साथ खड़ी रही थी, जबकि वो खुद एक अमीर घराने से थी। लेकिन निक ने क्या किया? उसने उसे धोखा दिया और अब एमी वापस आ गई थी। लेकिन क्यों? और उसकी प्लानिंग क्या थी? एमी ने निक से शादी की क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, लेकिन जब उसकी जिंदगी बर्बाद होने लगी, उसका प्यार, उसका भरोसा, सब कुछ टूट गया, तो उसने भी एक फैसला कर लिया। अब ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये बदले की एक प्लानिंग थी। उसने निक के क्रेडिट कार्ड से अंधाधुंध खर्च करना शुरू कर दिया ताकि सबको लगे कि निक एक अमीर आदमी है। फिर उसने चालाकी से निक से उसके इंश्योरेंस पेपर्स पर साइन करवा लिए और पूरी रकम अपने नाम कर ली। अब जब एमी गायब होगी तो दुनिया को यही लगेगा कि निक ने पैसों के लिए अपनी पत्नी को मार डाला। लेकिन उसकी प्लान यहीं खत्म नहीं हुई। एमी ने अपने पड़ोस में उस प्रेग्नेंट औरत से दोस्ती कर ली, जिसने बाद में पुलिस को बताया कि वो एमी की करीबी दोस्त थी। एमी ने उसके सामने जानबूझकर अपनी शादीशुदा जिंदगी की बुरी तस्वीर पेश की। निक बहुत बुरा इंसान है, वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता, हमारे बीच हर वक्त झगड़े होते हैं। उसने ये सब सिर्फ एक मकसद से किया ताकि लोगों की सहानुभूति उसके साथ हो और निक विलन बन जाए। एमी ने खुद ही अपने खून को निकाला और उसे फर्श पर गिराकर साफ किया ताकि पुलिस को हर जगह खून के निशान मिले। वो चाहती थी कि पुलिस को यकीन हो जाए कि वो प्रेग्नेंट थी और निक ने उसे मार डाला। लेकिन एमी यहीं नहीं रुकी। हर साल की तरह उसने अपनी एनिवर्सरी पर भी निक के लिए वही खेल रखा, क्लूज और गिफ्ट्स का खेल। लेकिन इस बार उसने क्लूज निक के लिए नहीं बल्कि जासूस के लिए छोड़े। एक के बाद एक सुराग निक को और गहरे फंसाने के लिए रखे गए थे। और जब निक अपनी बहन के गैराज में पहुंचा तो वो ठिठक गया। सामने ढेरों महंगी चीजें रखी थीं, जैसे किसी ने बहुत बड़े पैमाने पर शॉपिंग की हो। लेकिन सवाल ये था, ये सब यहाँ कैसे आया? और सबसे बड़ी बात, क्या एमी अभी भी निक को बर्बाद करने के लिए कोई और बड़ा कदम उठाने वाली थी? निक की नजरें उस सामान पर जाती हैं जो उसके क्रेडिट कार्ड से खरीदा गया था। पहले तो सब कुछ बेतरतीब और बेकार सा लगता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा ध्यान से देखता है, उसकी सांसें थम जाती हैं। एक हथियार, वही हथियार जिससे एमी की हत्या हुई थी, कम से कम अब तक जो कहानी सबके सामने थी उसके हिसाब से। मर्गो के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अगर ये सब पुलिस के हाथ लग गया तो वो भी निक के साथ इस केस में फंस सकती थी। लेकिन निक ज्यादा देर वहां नहीं रुकता, वो बस एक नजर उस सब पर डालता है और बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। लेकिन वो जासूस जो पहले दिन से निक का पीछा कर रहा था, अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। वो पूरे गैराज की तलाशी लेते हैं और आखिरकार उन्हें वही हथियार मिल जाता है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। निक और मर्गो दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। न्यूज चैनलों पर यह खबर सनसनी बन जाती है, निकोलस और उसकी बहन ने मिलकर एमी को मार डाला। लेकिन जल्द ही निक को जमानत मिल जाती है और वो जेल से बाहर आ जाता है। बाहर निकलते ही वो एक जाने माने वकील से मिलता है और उसे पूरी सच्चाई बताता है। मैं कभी अपनी पत्नी के साथ सेफ महसूस नहीं करता था। कहीं न कहीं उसकी मेंटल स्टेट नॉर्मल नहीं थी। निक की आवाज में डर और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। अब उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। सबसे पहले वो उस आदमी से मिलने जाता है जिस पर एमी ने सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया था। उसने उसे फंसाया था, उसे जेल भिजवा दिया था और उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। निक को उससे बात करके एहसास होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो कोई इम्पल्सिव एक्ट नहीं था, ये सब सोची समझी प्लानिंग थी। एमी अपने साथ हुए धोखे का बदला ले रही थी, लेकिन ये सिर्फ निक के साथ नहीं हुआ था, उसने पहले भी ऐसा किया था। अब निक एक और शख्स से मिलने जाता है, एमी का पुराना दोस्त जो बेहद अमीर था। शायद यहाँ से उसे कुछ और ऐसे राज मिल सकते थे जो उसकी सच्चाई साबित करने में मदद करें। निक के पुराने अमीर दोस्त को जैसे ही पता चलता है कि निक उससे मिलने आया है, वो साफ इनकार कर देता है। उसे आज भी एमी से प्यार था और वो किसी भी हालत में निक का साथ नहीं देना चाहता था।
दूसरी तरफ एमी इस वक्त एक छोटे शहर में रह रही थी। एक दिन जब वो अपने पड़ोसियों के साथ बाहर होती है तो गलती से उसका कुछ पैसा जमीन पर गिर जाता है। लोग देखते हैं कि उसके पास बहुत ज्यादा कैश है और बस लालच जाग उठती है। रात होते ही वही लोग उसके घर में घुस आते हैं। वो सब कुछ लूट कर ले जाते हैं, यहाँ तक कि उसका एक भी पैसा नहीं बचता। अब एमी के पास न कोई प्लान था न पैसा। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। वो पहली बार खुद को हारता हुआ महसूस करती है। आखिरकार जब कोई और रास्ता नहीं बचता तो वो अपने उसी अमीर दोस्त को कॉल करती है जिसे उसने सालों पहले सिर्फ एक ऑप्शन की तरह छोड़ दिया था। वो अब भी उससे प्यार करता था। एमी उससे मिलने के लिए बुलाती है और जब वो आता है तो उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। वो कहती है, निकोलस मुझे मारता था, तंग करता था, मेरी जान खतरे में थी, इसलिए मुझे भागना पड़ा। उसका दोस्त उसे अपने घर ले जाता है और कहता है, तुम यहाँ रह सकती हो जब तक चाहो, यहाँ कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। दूसरी तरफ टाउन में माहौल बिल्कुल उल्टा था। लोगों को पूरा विश्वास था कि एमी अभी भी जिंदा है। उनकी भावनाएं भड़क रही थीं, हर तरफ मोमबत्तियां जलाई जा रही थीं, पोस्टर्स लगाए जा रहे थे, लोग सड़कों पर मार्च कर रहे थे और एमी की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। निक इस भीड़ के सामने बेहद भावुक होकर बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एमी, मेरे दिल और मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, प्लीज वापस आ जाओ। लेकिन ये सब एक ऐसी शख्स देख रही थी जिसे इस नाटक पर यकीन नहीं था। डानिक की स्टूडेंट, वो वहीं भीड़ में खड़ी थी और जैसे ही उसने निक के मुंह से ये शब्द सुने उसका खून खौल उठा। उसने बिना सोचे समझे मीडिया से कह दिया, निकोलस और मेरे बीच रिश्ता था। बस यही वो बयान था जिसने पूरी गेम पलट दी। अब जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सभी को यकीन हो गया कि निक ने ही अपनी पत्नी को गायब किया या मार डाला। आखिरकार जब हालात और बिगड़ते हैं तो निक अपने वकील के पास जाता है। वकील उसकी फाइलें टेबल पर पटकते हुए कहता है, अब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है निक, अगर तुमने कोई रास्ता नहीं निकाला तो बहुत जल्द तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। जैसे ही निकोलस का वकील उसे समझाता है कि अब उसकी छवि बहुत खराब हो चुकी है, वो इस सलाह पर अमल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं देखता। वकील की सलाह थी कि अगर एमी वाकई में कहीं छिपी हुई है और वो उसे ट्रैक कर रही है तो ये उसकी भावनाओं को झकझोर सकता है। निकोलस एक मशहूर इंटरव्यू शो में जाता है। कैमरे के सामने आते ही वो थोड़ा परेशान दिखता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू करता है, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो जल्द वापस आ जाए। मैं जानता हूँ कि हमारे बीच बहुत सी गलतियाँ हुई, लेकिन मैं उसे सच में याद करता हूँ। वो बीच बीच में रुककर अपनी आंखों को पोंछने लगता है जैसे वो आंसू छिपाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी ये एक्टिंग इतनी प्रभावशाली थी कि कई लोग भावुक हो गए, लेकिन असली असर पड़ा वहां जहां एमी ये सब देख रही थी। वो अपने अमीर दोस्त के घर थी और टीवी स्क्रीन पर निकोलस को इतने करीब से देख रही थी कि हर छोटी छोटी बात नोट कर रही थी। तभी उसकी नजर निकोलस की टाई पर पड़ी, वही टाई जो उसने उसे गिफ्ट दी थी। वो अब भी इसे पहनता है। ये सोचकर एक अजीब सी हलचल उसके दिल में हुई। निकोलस की बातें, उसका रोना, उसका दर्द दिखाने की कोशिश, ये सब धीरे धीरे एमी के दिल में घर करने लगा। उधर उसका दोस्त भी टीवी देख रहा था। वो देख सकता था कि एमी के चेहरे के हाव भाव बदल रहे थे। उसने तुरंत भांप लिया कि एमी कहीं न कहीं वापस जाने का मन बना रही है। तुम्हें वहां वापस जाने की जरूरत नहीं है एमी, तुम्हें यहाँ मेरे साथ रहना चाहिए, उसने सख्त लहजे में कहा। लेकिन एमी अब अपनी ही दुनिया में खो चुकी थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, निकोलस। उसने अपने दोस्त को घूर कर देखा और पहली बार गुस्से से कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। जब उसका दोस्त वहां से गुस्से में निकल गया तो एमी ने अपना अगला कदम उठाया। वो अपने शरीर पर निशान बनाने लगी, अपनी बाहों पर चोट के निशान, अपने चेहरे पर खरोंचे, ऐसे निशान जो दर्शाते कि वो बुरी तरह से पीटी गई थी। रात हुई। उसका दोस्त जब अपने काम से वापस आया तो एमी ने उसे अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही वो अंदर आया, एमी ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उसने कोई दया नहीं दिखाई। वो उसे तब तक मारती रही जब तक उसकी सांसें नहीं थम गईं। चारों तरफ खून ही खून था। उसके अपने हाथ, कपड़े, चेहरा सब खून में सने हुए थे। लेकिन एमी के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। गाड़ी की चाबी उठाई और वहां से भाग निकली। अब उसकी मंजिल सिर्फ एक थी, वो जगह जहां सब उसका इंतजार कर रहे थे, जहां निकोलस लाइव इंटरव्यू में अपनी मासूमियत साबित करने की कोशिश कर रहा था और जहां मीडिया का हुजूम पहले से मौजूद था। जैसे ही एमी मीडिया और लोगों के सामने खून से सनी हुई प्रकट हुई, वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। निकोलस भी वहीं खड़ा था। एमी सीधे उसकी ओर दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। लोगों को लगा कि ये एक इमोशनल मोमेंट है, एक लापता पत्नी अपने पति के पास लौट आई थी। लेकिन निकोलस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो जानता था कि एमी का हर कदम सोचा समझा होता है। ये भी जरूर किसी नए प्लान का हिस्सा था। तभी पुलिस और एम्बुलेंस आई। एमी को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसकी जांच की। वहां सभी डिटेक्टिव्स उससे पूछताछ करने आए। एमी ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मुझे खत लिखता था।
एक बार सालगिरह के दिन वो मेरे घर आया। मुझे लगा कि वो बस मुझे विश करने आया है, लेकिन उसकी नीयत कुछ और थी। जब मैंने भागने की कोशिश की तो उसने लकड़ी से मुझ पर हमला किया। मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं उसके झील के घर में थी। उसने मुझे जबरदस्ती वहां रखा, मेरे साथ जो चाहा वो किया। मैं बहुत डरी हुई थी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो उसके घर के सीसीटीवी कैमरे चेक कर सकते हैं। वहां सबूत मिलेंगे कि उसने मुझे जबरदस्ती कैद कर रखा था। डिटेक्टिव्स उसकी बातें सुनकर गंभीर हो गए, लेकिन वहां खड़ा एक डिटेक्टिव जो इस केस पर शुरू से नजर रख रहा था, उसकी हर बात को संदेह की नजर से देख रहा था। वो सोच में पड़ गया। उसने सीधे एमी से सवाल किया, अगर तुम्हारा अमीर दोस्त ही तुम्हारा किडनैपर था तो बताओ, तुम्हारे खून से सने हत्या के हथियार निकोलस की बहन के गैराज में कैसे और क्यों मिले? एमी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया, लेकिन वो हमेशा की तरह तैयार थी। उसने सीधे जवाब देने के बजाय गुस्से में कहा, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि मैं वापस आ गई। अगर मैं नहीं आती तो तुम मेरे बेगुनाह पति को जेल में डाल देते। उसके इस जवाब ने कई लोगों को इमोशनल कर दिया। कुछ लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन डिटेक्टिव जानता था कि ये एक चाल थी। वो और कुछ सवाल करने ही वाला था कि अचानक एमी ने थकान दिखाते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और बेहोश होने का नाटक किया। डॉक्टर्स भाग कर आए और उसे चेक करने लगे, लेकिन अब डिटेक्टिव पूरी तरह समझ चुका था कुछ तो गड़बड़ थी। इसके बाद निकोल्स उसे अपने घर लाता है और कहता है कि ये ड्रामा बंद कर दे। मुझे पता है कि तू बिल्कुल ठीक है और तूने अपने अमीर दोस्त को मार दिया है। एमी ने पहले इधर उधर देखा, ये चेक करने के लिए कि कहीं निकोलस के पास कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस तो नहीं है। जब उसे यकीन हो गया कि वो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तब उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैंने उसे मार दिया। और क्या कर सकती थी मैं? अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो मुझे जाने नहीं देता। निकोलस गुस्से से उसकी तरफ देखता है, लेकिन फिर गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करता है। तो अब क्या चाहती है तू? तूने मुझे हर किसी की नजरों में दोषी बना दिया। तेरा प्लान बस यहीं तक था या अभी कुछ और बाकी है? एमी उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, जब मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा तब मुझे यकीन हो गया कि तुम ही मेरे लिए सबसे अच्छे हो। इसी वजह से मैं वापस आई। निकोलस के चेहरे पर हंसी आ गई, लेकिन उसमें दर्द और गुस्सा दोनों थे। सबसे अच्छे? तेरा मतलब ये कि तेरा अगला शिकार मैं हूँ। अब निकोलस अपने वकील और जासूस से मिलता है और उन्हें ये सारी बातें बताता है। जासूस कहता है, मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उसने खुद को बचाने के लिए अपने दोस्त को मार डाला, इसलिए अगर ये मामला सबके सामने आता भी है तो भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। रात को जब निकोलस अपने घर पर था, एमी उसे अपने साथ ले जाती है। निकोलस महसूस करता है कि अब वो उससे डरने लगा है। अगली सुबह एक रिपोर्टर आने वाली थी उसका इंटरव्यू लेने। जब रिपोर्टर आने वाली होती है, एमी निकोलस से कहती है, तुम्हें उन सब चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा जो मैंने प्लान की थी। यानी तुमने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की थी, तुमने मुझ पर भी हाथ उठाया था, क्योंकि हमारा रिश्ता पहले ठीक नहीं था, लेकिन अब सब ठीक है। निकोलस गुस्से से कहता है, मैं ये झूठ नहीं बोलने वाला। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। लेकिन तभी एमी उसकी आंखों में देखती है और धीरे से कहती है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। निकोलस को अपनी कानों पर यकीन नहीं होता। वो उसे देखता रह जाता है जैसे उसके सामने की दुनिया ही बदल गई हो। निकोलस गुस्से से चिल्ला उठा, ये नामुमकिन है, हमारा ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं था। एमी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अगर तुम्हें याद नहीं तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने सब कुछ पहले से प्लान किया था और अब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। निकोलस के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी सांसें भारी होने लगीं। वो गुस्से से पागल हो गया और एमी को धक्का देते हुए बोला, तुम झूठ बोल रही हो, मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुमने जो किया वो घिनौना है। लेकिन एमी के चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा निकोलस, पूरा जहां तुम्हारे खिलाफ है। और जब ये बच्चा बड़ा होगा तो मैं उसके दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत भर दूंगी। अब निकोलस पूरी तरह फंस चुका था। उसे एहसास हो गया कि हालात उसके काबू से बाहर हो चुके हैं। चाहे वो कितना भी चाह ले, अब वो एमी को छोड़ नहीं सकता था। बेबसी में उसे उसी के साथ रहने का फैसला करना पड़ा। कुछ समय बाद दोनों का एक इंटरव्यू होता है जिसमें वे दुनिया के सामने ये ऐलान करते हैं कि बहुत जल्द उनका बच्चा आने वाला है। कैमरे के सामने वे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन निकोलस की आंखों में छुपी घबराहट को कोई नहीं देख सकता था। आखिर में ये कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्तों में वफादारी कितनी जरूरी होती है। एक बार किसी ने धोखा दिया तो जिंदगी ऐसी अजीब मोड़ ले सकती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जैसे निकोलस के साथ हुआ, वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था जबकि वो उसके लिए इतना सब कुछ करने को तैयार थी। और दूसरी तरफ एमी की चालाकी ने उसे एक ऐसे रास्ते पर पहुंचा दिया जहां उसने अपने ही आसपास के लोगों को धोखा दिया, झूठ पर झूठ गढ़े और आखिरकार अपनी ही जाल में फंस गई। इसलिए हमें ये सीखना चाहिए कि अपने रिश्ते को समझदारी से संभालें और हमेशा ईमानदार रहें, क्योंकि एक बार अगर चीजें बिगड़ गईं तो उन्हें सुधारना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यहीं पर कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।
साथ ही हमें ये भी बताइए कि आपकी सबसे पसंदीदा मिस्ट्री या साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी कौन सी है। कौन जानता है, हो सकता है कि अगली बार हम आपकी पसंदीदा मूवी की कहानी लेकर आएं। और हाँ, ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।